और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। अयोध्या मामले में जल्द ही फैसला आने का इम्कान है। हिंदू फरीक की सुनवाई के बाद अब मुस्लिम फरीक की जरह भी पूरी होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक फरीकीन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत दी है। कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले मालिकाना हकूक मामले में फैसला आ सकता है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इशारा दिया है कि शनिचर को भी समाअत हो सकती है। वहीं समाअत के दौरान रंजन गोगोई ने सालिसी को लेकर खत मिलने का भी तस्करा किया और कहा कि अगर बातचीत से मसले का हल निकालना हो तो कोर्ट के सामने ये बात रखी जाए, क्योंकि समाअत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, इसे अब रोका नहीं जा सकता। वाज़ेह है कि रंजन गोगोई इसी साल 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। सदियों पुराना और सबसे बड़ा जमीनी विवाद, लोगों की आस्थाओं से जुड़ा और एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा, इन तमाम चीजों पर अब फैसला सिर्फ 60 दिन के बाद आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान तमाम पक्षकारों से यह कहा कि वो 18 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब 17 नवंबर से पहले अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन से यह सवाल किया था कि आप अपना बहस कितने दिनों में पूरा करेंगे। आज तमाम पक्षकारों ने कोर्ट में यह बताया कि वो अपना दलील कितने दिनों में पूरा करेंगे और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन फ्रेम किया और वो टाइमलाइन 18 अक्टूबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 18 अक्टूबर से पहले तमाम जो पक्षकार हैं, यानी कि मुस्लिम पक्षकार, हिंदू पक्षकार, वो अपनी दलीलें अयोध्या राम जन्मभूमि से संबंधित तमाम उन दलीलों को पूरी करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इसके बाद कोई भी मध्यस्थता पैनल से तमाम पक्षकार बातचीत करना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला है। चूंकि इस पूरे मामले की सुनवाई 25 दिन हो चुकी है, लिहाजा अब वो इस मामले पर विचार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सीधे ये कहना है कि किसी भी तरह से इस विवाद का हल निकलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि तमाम जो पक्षकार हैं वो अपनी दलीलें पूरी कर लें, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आने वाले दिनों में अपना एक बड़ा फैसला सुना सके। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और कहा कि मुल्क के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर की तामीर जल्द से जल्द हो। ही राम मंदिर पर फैसला आ सकता है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी मौजूद हैं। बात करेंगे। सर, कोर्ट ने कहा है कि 18 तारीख तक सुनवाई को पूरी कर लिया जाए, तो खुशखबरी आ सकती है? नहीं, बहुत अच्छा संदेश है। देश के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए और इसमें देरी सही नहीं है। टेंट में तो राम मंदिर है, लेकिन भव्य राम मंदिर कब बने, ये इच्छा देश की पूरी होगी, ऐसी संभावना है। सर, मध्यस्थता की जो बात की जा रही है कि कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई मध्यस्थता करना चाहता है तो कर ले, लेकिन मतलब पूरी तरीके से मध्यस्थता का तो पूरा मौका कोर्ट ने दिया, पहले भी मिला, लेकिन लोग चूक गए और वो चूक जो है, अब तो उम्मीद सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट से है और माननीय मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा है कि वो ज़्यादा देर बैठने को तैयार हैं, सैटरडे को भी सुनने को तैयार हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलेगा और सुनवाई पूरी होगी, ऐसी अपेक्षा है देश को। दिवाली से पहले फैसला आ सकता है। दिवाली से पहले दिवाली हो जाए तो और अच्छी है। कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। और MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट मजाज है, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार है और जब सुप्रीम कोर्ट ही खुद कह रहा है कि 18 अक्टूबर तक शायद पूरे पार्टीज अपनी बहस को मुकम्मल कर लेंगे, आर्गूमेंट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उनके ऊपर है वो कब फैसला दे। ये लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हर पार्टीज को पूरा वक्त मिलना चाहिए और मिलेगा, मुझे यकीन है, अपनी बात को रखने का, क्योंकि इसके बाद तो कोई कोर्ट ही है ही नहीं, ये आखिरी कोर्ट है। और जो मुस्लिम साइड बहस कर रही है
और धवन साहब बेहतरीन बहस कर रहे हैं। तो अब वो बहस कब तक ख़त्म करेंगे वो मैं नहीं बता सकता, वो तो उनको बताना पड़ेगा। ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा, यही उम्मीद है। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा मुझे नहीं मालूम, मगर सुप्रीम कोर्ट जाहिर है सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करते आया है और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ही करेगा। एक और अहम खबर, तबरेज़ अंसारी हुजूमी तशद्दुद मामले पर हालिया दिनों में मुख्तलिफ सतहों पर हलचल मची हुई है। तबरेज़ के अहल खाना की DC और SP से मुलाकात और IIM बेंगलुरु की फैकल्टी और तलबा की जानिब से PM मोदी को ख़त लिखे जाने के बाद ये मामला सुर्खियों में है। अब तबरेज़ अंसारी की एक और तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर सरायकेला थाने की है। इस तस्वीर में तबरेज़ थाने में फर्श पर बेहोश पड़ा है और जब उसे इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त जख्मी तबरेज़ को थाने से जेल भेज दिया गया। इस मामले में मुख्तलिफ गोशों से पुलिस के तर्ज अमल और तफ्तीश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और नाज़रीन, एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार न्यूज़ 18 तबरेज़ के चचा मसरूर साहब से बात कर रहा है। मसरूर साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में सबसे पहले तो हम आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे, एक और तस्वीर तबरेज़ की सामने आई है, क्या इसको लेकर अब कुछ कानूनी चाराजोई के लिए आगे जाएंगे? जी, ये तस्वीर जब 17 जून को रात भर बांध कर पोल में धसकीडी ग्रामीणों के जरिए पीटा गया और जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगवाया गया। रात में पुलिस को खबर हुई, पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची। सुबह में पुलिस पहुंची तो वो बिल्कुल बेहोश हो चुका था। उसको उठाकर लाकर इलाज भी नहीं कराया गया और सरायकेला थाना के लॉकअप में डाल दिया गया। जब हम लॉकअप पहुंचे तब देखे कि बहुत बुरी हालत में और बहुत आवाज देने के बावजूद उठ नहीं पा रहा था, बेहोश पड़ा हुआ था, जिसकी गवाही ये तस्वीर है जो हमने अपने हाथों से फोटो में उसको मोबाइल में खींचा था। तो उस वक्त वहाँ केस आयोग बिपिन बिहारी सिंह मौजूद थे, जो केस आयोग थे। उससे हमने बात की कि आप सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करवाइए, इलाज करवाइए, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो आप इसके ऊपर कीजिए जी। तो वो हमको धमकी देने लगे कि तुम सिफारिश मत करो वरना तुम्हारा भी हाथ पांव मार के तोड़ देंगे और किसी भी केस में इल्जाम लगाकर अंदर कर देंगे और तबरेज़ अंसारी को निकाल के और मारेंगे। तो हम अकेले थे और शाइस्ता परवीन थी, तो हम लोग डर से थाना से बाहर निकल गए कि कहीं हम लोगों को ऊपर भी कोई इल्जाम न लगा दे। जी जी, मसरूर साहब, हम ये जानना चाहते हैं किस वक्त की ये तस्वीर है और उस वक्त वहाँ पर कौन कौन अधिकारी जो थे वो मौजूद थे, आपको कुछ याद है? बिपिन बिहारी सिंह मौजूद थे जो केस आयोग थे तबरेज़ अंसारी का, जिन्होंने तबरेज़ अंसारी को घायल स्थिति में लेकर थाना पहुँचे थे। तो उनको तो चाहिए था सबसे पहले उनका इलाज कराए। बिल्कुल, वो बिल्कुल बेहोश था, पड़ा हुआ था, खून बह रहा था, आप देख सकते हैं तस्वीर में जी, कि खून बह रहा था। बिल्कुल बहुत आवाज देने के बावजूद वो नहीं उठ पाया। लास्ट में हम लोग मायूस हो गए, पुलिस प्रशासन से शिकायत किए तो पुलिस प्रशासन भी एक्शन नहीं ली। उनको भी चाहिए था कि पहले ट्रीटमेंट कराते उसके बाद जेल भेजते, लेकिन जेल भेजने से पहले कोई ट्रीटमेंट सही से नहीं किया गया, जिसके वजह से सर में चोट लगी थी और फिर उसके हार्ट में चोट लगी थी। बहुत ज्यादा मारपीट की वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया था उसको जी, जो बाद में बसारत कजूम के रिपोर्ट से ये सामने आया कि उसको ब्रेन हेमरेज भी हो गया था। सर की हड्डी टूटकर दिमाग में घुस गई थी, तो दिमाग में घुस जाने के कारण उसका इलाज सही से नहीं हुआ तो ब्रेन हेमरेज भी हो गया था और इतना पीटा गया जिसकी वजह से पूरा ब्लड सर्कुलेशन बदन का जाम हो गया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुई। मसरूर साहब, यहाँ हम ये जरूर जानना चाहेंगे, जब तबरेज़ इस हालत में मिला उसके बाद आपने किन अधिकारियों से, किन लोगों से कहा कि पहले उसको इलाज की जरूरत है? कम से कम उन लोगों के नाम तो सामने आने चाहिए। जी, बिपिन बिहारी सिंह नाम है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वो फिर एसपी साहब से मैंने शिकायत की बिपिन बिहारी सिंह के बारे, तो एसपी साहब उसको सस्पेंड कर दिए जी। तो बिपिन बिहारी सिंह से हम शिकायत किए थे और उनसे रिक्वेस्ट किए
कि आप तबरेज अंसारी का पहले इलाज कराइए, जो खर्चा होगा हम करेंगे, आप लेके चलिए हॉस्पिटल। हाँ हाँ लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। जी। मसरूर साहब, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एनजीओज हैं, सामाजिक जो काम करती हैं, वो तंजीमें भी अब इस केस को लेकर सामने आ रही हैं। क्या उन्होंने आपसे राब्ता किया? क्या ये तस्वीर उन तक भी आपने पहुंचाई? नहीं, अभी तो ये तस्वीर मेरे मोबाइल ही में था। ये तस्वीर हम अभी तक नहीं पहुंचाए थे किसी को। तो आज अचानक से फुर्सत मिली हमको, तो ये तस्वीर हम और भी बहुत सी जगह पहुंचाए हैं और आप लोग को भी दिए हैं। जी जी और जी तमाम न्यूज चैनल वालों को भी पहुंचाए हैं ये तस्वीर। जी, ये तस्वीर रखी हुई थी और हमको फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल केस बिल्कुल, में हम इधर समझ उधर सकते हैं। दौड़ना और केस को लड़ना, जी। फिर जाके जितने प्रेस रिपोर्टर आ रहे थे, इस वजह से हमको याद नहीं था। जी, ये बिल्कुल। तस्वीर भूल गए थे। जी तो ये तस्वीर सरायकेला थाना पुलिस लॉकअप की है, जिसके अंदर तबरेज अंसारी बिल्कुल बेहोश स्थिति में पड़ा हुआ था। वो लास्ट सिचुएशन में था और उसको लॉकअप में बंद करके रखा गया था। हालांकि उसको उस वक्त इलाज की सख्त जरूरत थी, बिल्कुल लेकिन इलाज उसको नहीं करवाया गया और उसको मतलब बहुत प्रशासन बेरहमी की, उसके साथ प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहानी बता रही है। मसरूर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कितने घंटे पहले की ये तस्वीर है? कुछ याद है इस वक्त आपको? ये 17 जून को रात में पिटाई हुई। 18 जून सुबह के 9 बजे हम लोग पहुंचे थे थाना। जी तो 18 जून सुबह 9 बजे की तस्वीर है ये। जी जी। और उसके कुछ घंटों बाद आपको जो है तबरेज की मौत की इत्तला मिली? नहीं, उसके बाद उसको मतलब दोपहर में जेल भेज दिया गया। जी, उसको इलाज नहीं कराया गया और जेल के डॉक्टर भी मतलब लापरवाही किए, वो भी इलाज में ध्यान नहीं दिए। आखिर में तबरेज अंसारी की मतलब 22 जून को मौत हो गई। जी मसरूर साहब, लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि इलाज में देरी होने की वजह से उसकी मौत हुई है और अब ये तस्वीर भी सबूत के तौर पर सामने आई है, तो आगे क्या कुछ? आगे जो प्रशासन जो लापरवाही की है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। हाँ हाँ जो डॉक्टर लापरवाही किए हैं, इलाज नहीं किए हैं, उसके ऊपर लापरवाही हो। हाँ हाँ और जो मतलब इसको पीटे हैं धसकीडी के ग्रामीण जो जेल में अभी बंद है, उन लोगों के ऊपर भी सख्त से सख्त सजा हो। और मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि झारखंड में लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है। थोड़ी थोड़ी बात में जान से मार दिया जा रहा है। कभी गोश्त की बुनियाद पर, तो कभी चोरी की बुनियाद पर, कभी डाइन और ये प्रथा की बुनियाद पर, किसी न किसी बुनियाद पर एक भीड़ जमा होती है और जान से मार देती है। जी, तो इसके लिए एक कानून बनना बहुत जरूरी है। अगर कानून नहीं बना और इंसाफ अगर हम लोगों को नहीं मिला, तो आगे इसी तरह और कितने तबरेज अंसारी को मारा जाएगा, कितने की जान जाएगी। बिल्कुल मसरूर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि आगे इस तरह के हादसात ना हो, इसलिए खास तौर पर इधर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के जरिए आप क्या कुछ मदद चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, किसी तरह की कोई बात? ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, सब तबरेज अंसारी के इंसाफ के लिए आवाज उठाएं और तबरेज अंसारी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने में हमारी मदद करें। जी। और उर्दू न्यूज आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी अपने न्यूज के जरिए से लोगों को जागरूक करें और हमें इंसाफ दिलाने में मदद करें। जी मसरूर साहब, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूज़ 18 जो है इन तमाम खबरों को दिखा रहा है, खुद तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि एक ऐसे वक्त में भी आप जो हैं वो हमसे राब्ता कायम करे हुए हैं और आपने हमसे पूरी बात की, अपनी तमाम तो तस्वीरें थीं वो आपने हम तक पहुँचाई हैं। तो नाज़रीन, ये थे तबरेज अंसारी के चचा मसरूर साहब, जिन्होंने तमाम तर बातें यहाँ पर कही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि चूँकि तबरेज को सही वक्त पर इलाज नहीं मिला, उनका ये भी कहना था कि उसके दिमाग की हड्डी तक टूटी हुई थी, लेकिन वो भी इलाज उसको मैसर नहीं हुआ और इसी के बाद तबरेज की
मौत हुई है। लगातार इस अहम खबर पर न्यूज़ 18 की नज़र भी बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की तरफ से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश जारी है। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जोरों पर है। पाकिस्तान ने 200 हैंडलर्स को मुकर्रर किया है। ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं। हिंदुस्तानी फौज के बरसर खिदमत और रिटायर्ड ऑफिसर्स के ये अकाउंट बनाए गए हैं। हालांकि दीगर एजेंसियों के ताउन से फौज ने फर्जी अकाउंट बंद करवा दिए हैं। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हिंद पाक के बीच कशीदगी कम होती मालूम नहीं हो रही और अब यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने दोनों हमसाया मुल्कों पर मुज़ाकरात के लिए दबाव बनाया है। पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों पर जोर दिया है कि वो कश्मीर मसले पर रास्त मुज़ाकरात करें ताकि तमाम उमूर का पुरअमन तस्फिया हो सके। फ्रांस के शहर स्ट्रैसबर्ग में यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का इजलास हुआ। इस दौरान फिनलैंड के वजीर ने कहा कि मसला कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। हम दोनों मुल्कों पर जोर दे रहे हैं कि वो कश्मीर के मसले का पुरअमन सियासी हल निकाले जिससे खित्ते के अवाम का फ़ायदा हो सके। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 15 दिनों के अंदर वक्फ बोर्ड तश्कील देने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को यह हिदायत दी है। आपको बताएं कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के लिए इलेक्शन हुए 4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रियासती हुकूमत ने वक्फ बोर्ड तश्कील नहीं दिया है। वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ इस सिलसिले में अदालत से रुजू हुए थे और अब कर्नाटक हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें 15 दिनों के अंदर वक्फ बोर्ड तश्कील देने की हिदायत दी गई है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को ये हिदायत जारी की है। तो बेहद अहम फैसला और सीधे तफसीलात के लिए रुख करेंगे हमारे साथी रऊफ हल्लूर का। रऊफ, काफ़ी अहम खबर और न्यूज़ 18 भी लगातार इस अहम खबर से अपने नाज़रीन को रूबरू करवा रहा था, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज जो है रियासती हुकूमत को ये हिदायत दी है कि 15 दिनों के अंदर रियासत का वक्फ बोर्ड तश्कील दिया जाए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि वक्फ बोर्ड के लिए इलेक्शन हुए 6 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और ये इलेक्शन जो है बिल्कुल हुकूमत की नोटिफिकेशन के बाद बड़े ही जो है शफाफ तरीके से इंतखाबात हुए थे और उसके बाद जो है इस वक्फ बोर्ड की तश्कील में ताखीर हुई है। और वक्फ बोर्ड में जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं और बाकी के जो है नामजद यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं। तो रियासती जो पिछली हुकूमत थी उस दौरान जो है ये कार्रवाई मुकम्मल अंजाम दी गई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड तश्कील नहीं हो पाया था। अब बीजेपी हुकूमत आने के बाद 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है बीजेपी की हुकूमत बने हुए, अब भी जो है इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आखिरकार डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जो वक्फ बोर्ड के रुकन भी हैं और साबिक चेयरमैन भी हैं, उन्होंने हाईकोर्ट से रुजू हुए और उसके बाद जो है अदालत ने आज ये फैसला जारी किया है कि अब जो है ताखिर नहीं होनी चाहिए और 15 दिनों के अंदर वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। जी रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 15 दिनों के अंदर वक्फ बोर्ड तश्कील देने की हिदायत जारी की गई है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को ये हिदायत जारी की है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के लिए इलेक्शन हुए, जैसा कि रऊफ ने भी बताया, 6 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रियासती हुकूमत ने वक्फ बोर्ड तश्कील नहीं दिया है और इसी सिलसिले में वक्फ बोर्ड के जो साबिक चेयरमैन हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, वो अदालत से रुजू हुए थे। आसाम पुलिस का भयानक चेहरा सामने आया। पुलिस ने एक हामिला खातून और उसकी 2 बहनों को इंतहाई बेरहमी से ज़ुदकोब किया। ज़राए के मुताबिक द्रंग पुलिस थाने में तीनों बहनों को मुबैना तौर पर बरहना करके बेरहमी के साथ पीटा गया। यहाँ तक कि बेरहमी से हुई पिटाई के सबब हामिला का बच्चा गिर गया। ये वाक़या 8 सितंबर का है।
द्रंग डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट से मामले की शिकायत की गई। मामले में खातून कांस्टेबल और इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं सीएम ने इस सिलसिले में जांच का भी हुक्म दे दिया है। आबादी कंट्रोल के ताल्लुक से साबिक मरकजी वजीर जितिन प्रसाद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में नौजवानों को हर कदम पर दिक्कतों का सामना है और ऐसे में ये मुल्क तभी आगे बढ़ सकेगा जब तक हम आबादी पर कंट्रोल ना कर लें। मंत्री जितिन प्रसाद हमारे साथ है बात करने के लिए। जितिन जी, जनसंख्या नियंत्रण की बात आप कर रहे हैं, क्या इसके पीछे सोच है आपकी और किस तरह से इसको आगे लेकर बढ़ना चाहिए? सरकार की किस तरह की कोशिश इस मामले में होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, सोच सिर्फ यही है कि हम जब लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष, हमारा कर्तव्य तो यही बनता है कि देश हित में क्या है। और ये पहले भी इसकी सोच बनी, कांग्रेस में भी इसमें तमाम समय पे इसके संकल्प रखा गया और आज भी देखा गया है कि युवा हर कदम पे कठिनाई महसूस कर रहा है और हम लोगों के जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य तभी सुरक्षित है, देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण रखें। और चाहे वो आपका ट्रैफिक हो, एडमिशन हो, रेल में टिकट हो, पेयजल व्यवस्था हो, पर्यावरण हो, संसाधन तमाम सीमित हैं और संख्या बढ़ती चली जा रही है। इससे देश आगे नहीं बढ़ पाता। जितिन जी, बड़ी बात आप कर रहे हैं, क्या लगता है इसमें पार्टी का साथ आपके लिए ज़रूरी है? पार्टी इसको लेकर क्या सोचती है या फिर आपकी ये निजी राय है और आपको लगता है कि पार्टी को इसमें आगे बढ़ के बोलना चाहिए? मैंने कहा ना, पार्टी ने इसमें अपने वक्तव्यों में रखा गया है, हमारे जो अधिवेशन हुए हैं उसमें संकल्प है जनसंख्या नियंत्रण का, मगर बात पार्टी की नहीं है। ये पार्टी व्यक्तियों से ऊपर उठ के देश हित की बात है। मैं अपील करता हूँ कि सभी लोग, चाहे किसी भी विचारधारा के हों, वो आगे आएं और इसके प्रति गंभीर हों। जहाँ जागरूकता नहीं है वहाँ जागरूकता फैलाई जाए, चर्चा हो, संसद में इस पे तमाम लोगों की राय ली जाए और आगे ठोस कदम उठाए जाए। देश हित की बात कर रहे हैं तो देश हित के फैसले तो नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा लेते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए? कोई राय उनको देना चाहते हैं इस पर? क्यों नहीं, वो उनकी सत्ता है, सरकार है और उनको पहल लेनी चाहिए कि इस दिशा में काम किया जाए और हम सब लोग जो हैं इस सोच के वो उनका साथ देंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर पर जितिन प्रसाद जी का कहना कि जनसंख्या नियंत्रण पर देश को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो आने वाली पीढ़ी को हम देने की कोशिश करते हैं उसके लिए जनसंख्या सीमित हो, ये ज़रूरी है। इसको लेकर सरकार भी प्लान बनाए और कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक नहीं बल्कि देश हित में लेकर सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आज दिल्ली में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात करने वाली हैं और इस मीटिंग के दौरान मगरबी बंगाल से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत होनी है। इसमें रियासत को मिलने वाली बकाया रकम का मुद्दा भी शामिल रहेगा। ज़राए के मुताबिक मीटिंग के दौरान रियासत का नाम बदलने के अलावा पब्लिक प्लेस यानी अवामी मुकामात के बैंकों के इंतज़ाम का भी इशू मुद्दा ज़ेर गौर रहेगा। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाब के बाद दोनों के दरमियान ये पहली रस्मी मुलाकात है। दोनों लीडरान की आखिरी रस्मी मुलाकात 25 मई 2018 में हुई थी। गौरतलब है कि ममता बनर्जी वज़ीर आज़म की सख्त नाक़िद रही हैं। वहीं वज़ीर आज़म ने भी ममता पर खूब निशाने साधे हैं। ममता बनर्जी ने मुलाकात से पहले स्पेशल बंगाली मिठाई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भिजवाई। दरअसल जन्मदिन के मौके पर पीएम की रिहाइशगाह पर ये मिठाई भिजवाई गई थी। बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली आई हुई हैं। दीदी अपने साउथ एवेन्यू के इस मकान में ठहरी हुई हैं। आज दीदी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। तकरीबन 4:30 बजे ये मुलाकात होने वाली है। सूत्रों की माने तो ये मुलाकात का समय पीएमओ से ममता बनर्जी ने खुद मांगा है और काफ़ी दिनों बाद, लंबे समय बाद ममता बनर्जी की ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली में नहीं आई हुई हैं और काफ़ी अहम बड़ी मुलाकातों में जो कि केंद्र सरकार द्वारा की जा रही थी, उन सभी बैठकों में ममता बनर्जी नदारत रहीं। फिलहाल राजधानी दिल्ली में आज ममता बनर्जी यहाँ मौजूद हैं और आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। सियासतदान मजहब के नाम पर जहर घोलने की लाख कोशिशें करें, लेकिन वो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कभी भी खत्म
कर ही नहीं पाएंगे। और इसकी ताज़ा मिसाल गुजरात के अमरेली से भी सामने आई। यहाँ 3 मुस्लिम भाइयों ने अपने वालिद के हिंदू दोस्त की आखिरी रसूमात पूरे हिंदू रस्म रिवाज के साथ अदा की हैं। आइए देखते हैं। गुजरात के अमरेली से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम। 3 मुस्लिम भाइयों ने याद दिलाई मुल्क की गंगा जमनी तहजीब। गैर मुस्लिम की हिंदू रस्म रिवाज के साथ अदा की आखिरी रसूमात। ये मरहूम भीकू कुरैशी के अहले खाना है। इस घर में मुल्क की गंगा जमनी तहजीब आज भी जिंदा है। भीकू कुरैशी के तीनों बेटे अबू, नसीर और जुबैर हिंदू मुस्लिम एकता की जीती जागती मिसाल हैं। इन्होंने अपने वालिद के बरहमन दोस्त भानु शंकर पांड्या के आखिरी रस्मात पूरे हिंदू रस्म रिवाज के साथ अदा किए हैं। यही नहीं, जब अर्थी को कांधा देने की बात आई तो जनेव और धोती पहनने में भी नहीं हिचकिचाए और नसीर के बेटे अरमान ने ही भानु शंकर की जसद खाकी को मुखाग्नि दी। नसीर कहते हैं कि वो 12वें दिन हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक अरमान का सिर भी मुंडवाएंगे। बहुत साल से हमारे साथ रहते थे और वो यहाँ पे रहते थे मेरे बाबा के साथ और गुजर गए और हमने उसकी क्रिया करी और अंतिम अग्नि संस्कार दिया। कैसे दिया? और 2 भाई और एक मेरे बनेवी और एक मेरा लड़का, 3-4 होके दे दी। अमरेली के सावरकंडला में भानु शंकर पांड्या और भीकू कुरैशी में गहरी दोस्ती थी। भानु शंकर पांड्या का कोई परिवार नहीं था तो उन्होंने भीकू के खानदान को ही अपना बना लिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।